मेरे पापा के देहांत के बाद माँ बहुत अकेली हो गई, तो मैं उन्हें अपने ससुराल ले आई। अचानक माँ पेट से हो गई। मैं हैरान थी कि मेरी जगह मम्मी कैसे पेट से हो गई। मुझे अपने ससुर पर शक होने लगा कि उनका चक्कर मेरी माँ के साथ है। लेकिन एक दिन जब मैंने मम्मी का पीछा किया तो मेरी जान निकल गई। मम्मी तो बाहर चुपके से मेरे पति से मिल रही थी और मेरे पति ने उनके पकड़े। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि इंसान उभर नहीं पाता है, और यह तकलीफ़ अगर अपने किसी सगे रिश्ते से मिले तो दुख और तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगती है। मेरी किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला था कि मैं भी नहीं समझ पाई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यूँ मेरे साथ बुरा होगा या कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा समय आएगा। मैं बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक सब खत्म हो गया और सब कुछ बिखर गया। मेरा घर जिसे मैं अच्छे से संभाल रही थी, फिर ऐसा तूफ़ान आया जिसने सब कुछ उजाड़ दिया, जिसमें मेरी तमाम खुशियों को आग लग गई थी। यह हादसा तब हुआ जब मेरी शादी हो गई थी। एक दिन मम्मी का फ़ोन आया कि पापा का हार्ट अटैक से देहांत हो गया है। मैं दौड़ी दौड़ी अपने मायके गई। पापा की मौत के बाद माँ का और मेरा बहुत बुरा हाल था। जब मृत्यु से जुड़ी सारी परंपराएं पूरी हो गईं तो अब सवाल मेरी माँ का था, क्योंकि मैं अपने माता पिता की अकेली संतान थी और पिताजी के जाने के बाद माँ अब बिल्कुल अकेली थी। उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरे पति ने यह फैसला किया कि मैं अपनी माँ को अपने साथ ससुराल में ही रखूं। वैसे तो मैं खुद भी यही चाहती थी, लेकिन मुझे यह थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि वह मेरा ससुराल था और मैं नहीं चाहती थी कि आने वाले समय में मम्मी के रहने के कारण मेरी गृहस्थी पर कोई असर पड़े। इसलिए मैंने अपने पति से कहा कि मैं माँ की देखभाल के लिए कोई नौकरानी रख दूँगी। लेकिन मेरे पति ने मेरी एक ना सुनी और वह ज़िद करके माँ को अपने घर ले आए। मेरी माँ के वहाँ रहने से मेरे ससुराल वालों को भी कोई परेशानी नहीं थी। मुझे लगा चलो सब कुछ अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान जानता था कि क्या होने वाला था। वैसे तो सब ठीक था, पर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। मेरी मम्मी का रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं जितना उनको संभालने की कोशिश करती हूँ, उतना ही मुझे बच्चों की तरह तंग करने लगी थीं। कभी कभी तो अजीब हरकतें करती कि मुझे अपने ससुराल में शर्मिंदगी उठानी पड़ती, और कभी इतना समझदार दिखाती कि अगला इंसान हैरान रह जाता था। बहुत बार मैंने मम्मी को दबी ज़ुबान में समझाने की कोशिश की, पर मेरी मम्मी ने मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। मुझे लगा शायद पापा के मरने के बाद मम्मी को बहुत सदमा लगा है, तभी ऐसी हरकतें करती हैं। कुछ महीने वो बहुत उदास रहीं, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी नाक के नीचे कौन सा खेल खेला जा रहा था। मुझे इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी। मैं सबसे ज़्यादा अपनी माँ का ख्याल रखती थी और यह मेरी जिम्मेदारी भी थी। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मैं ही उनका ख्याल न रखती तो कौन रखता। कुछ सालों बाद मम्मी मेरे ससुर के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रही थीं। मैंने पहले इग्नोर किया कि चलो समधी समधन है, लेकिन बाद में मुझे इनका ज़्यादा हंसी मजाक, ज़्यादातर मिलकर बैठना कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लगा। लेकिन मैं सब कुछ इग्नोर करती रही। मैं इस सब में पड़ना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा सोचना भी पाप लगता था। मैं क्या सोच रही हूँ, और इस ख्याल को बुरी तरह झिड़क देती थी। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि मेरी मम्मी मेरे ससुराल में कुछ ऐसा करेंगी जिसकी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी, और ये सब हो जाएगा जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं यह सब होने ना देती। फिर ऐसे ही कुछ वक्त गुजरा। मेरी मम्मी अब मेरे ससुर के साथ ज़्यादा लगाव रख रही थीं। मुझे रह रहकर ख्याल आता था कि मेरी माँ क्या कर रही हैं और किसी रिश्ते को क्या से क्या बना रही हैं। मैं फ़िलहाल कुछ बोल नहीं सकती थी। मैं माँ का लिहाज कर जाती थी और ससुर को तो कुछ कह ही नहीं सकती थी। मैं बिना सबूत ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी जिससे मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं, लेकिन अब मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं फिर से मम्मी को समझाने लगी, पर मेरी मम्मी कहने लगी
कि तुम फालतू में ही परेशान हो रही हो। मैं अपना वक्त गुजारती हूँ, खुश होना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे सामने जज्बाती होने का नाटक रचा और मैं चुप हो गई। लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मम्मी ऐसा घटिया काम करेंगी, जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। फिर समय तेजी से गुजरने लगा और मेरी माँ का रवैया वैसे का वैसा ही रहा। मैं अब कोई रोक टोक नहीं करती थी, बस खामोशी से यह सब देख रही थी। फिर एक दिन मम्मी ने इच्छा जताई कि उन्हें हरिद्वार जाना है, तो मैंने मना किया कि इस उम्र में आप कहाँ अकेले जाएंगी। गर्मियों की छुट्टी में चलना तो हम सब साथ चलेंगे। लेकिन वो ना मानी। जब मेरे पति को पता चला तो उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद उन्हें ऑफिस के काम से हरिद्वार जाना है, तो सासू माँ उनके साथ चलें। ये सुन मैं खुश हो गई, क्योंकि इससे मम्मी की इच्छा भी पूरी हो जाती और मेरी भी। मेरी इच्छा ये थी कि मम्मी कहीं हरिद्वार मेरे ससुर को अपने साथ ना ले जाएं। वहाँ तो वो दोनों बिल्कुल अकेले होते। लेकिन मेरे पति ने मेरी उलझन सुलझा दी। 3 दिन बाद ये लोग वापस आ गए। अब तो मम्मी पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी थीं। अब तो मम्मी को जहाँ भी जाना होता मेरे ससुर को साथ लेकर जाती थीं। मैं यह बदलाव देखकर हैरान थी। फिर कुछ दिन के बाद मम्मी का घर से निकलना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। हर दूसरे तीसरे दिन मम्मी बाहर घूमने जाती। मेरे पूछने पर बताती कि मैं अपनी सहेली के घर गई थी। मैंने इतने सालों में उनकी किसी सहेली का कोई जिक्र नहीं सुना था। मैं समझ गई कि मम्मी मुझसे बहाना बना रही हैं। अब तो मुझे और बेचैनी होने लगी थी। मैं अब पता करना चाहती थी कि मामला क्या है। मम्मी मुझसे क्या छुपा रही थीं। मैं मम्मी पर शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी की हरकतें ऐसी थीं जिसके कारण मैं बहुत परेशान और चिड़चिड़ी रहने लगी। फिर कुछ दिन से मैं देख रही थी कि मम्मी खटाई और अचार बहुत खा रही थीं। पहले तो मैंने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन अब रोज़ ही मम्मी खाने लगी थीं। फिर वो दिन आया जब मेरी दुनिया ही हिल गई। एक दिन मम्मी अचानक से बेहोश हो गईं। उस वक्त घर पर कोई नहीं था, तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर मैं ही गई। फिर जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और मुझे जो बताया, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने बताया कि मम्मी प्रेग्नेंट हैं। ये जानकर तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। इस उम्र में तो मुझे प्रेग्नेंट होना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं अपने पति से क्या कहूँगी। और रही बात ससुर की, तो ये बच्चा तो उनका ही था, तो वो क्या कहेंगे। वो तो मानने से ही इनकार कर देंगे। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरी मम्मी के कारण मेरे पति मुझे तलाक ना दे दें। जब मम्मी को होश आ गया तो मैं उन्हें घर लेकर चली आई। घर आकर मेरा गुस्सा मम्मी पर फूट पड़ा। मैंने उनसे कहा कि यह आपने क्या किया, आपको यह सब करते हुए शर्म नहीं आई। तो मम्मी रोने लगी और मुझे समझाने लगी कि मेरी बच्ची, मुझे गलत मत समझो। मैंने कहा, अपने यह मगरमच्छ के आंसू मेरे आगे ना बहाओ। आपकी करतूत को मैं बहुत समय से देख रही थी और उसका आज यह परिणाम दिख गया है। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई अपनी बेटी के ससुराल में ऐसी हरकतें करते हुए। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी इन हरकतों की वजह से मेरी गृहस्थी बर्बाद हो सकती है। आप मेरे ससुर भी ऐसे ही निकले। मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, तुम गलत समझ रही हो। मेरा तुम्हारे ससुर के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैंने कहा, बस करिए और आज के बाद मुझसे बात भी मत करिएगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और मैंने उन्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। रात को जब मेरे पति ऑफिस से लौट कर आए तो मैं ऐसे कोशिश करने लगी कि उन्हें यह ना लगे कि मैं परेशान हूँ। उस रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस चुपचाप आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मुझे अंदर ही अंदर यह डर खाए जा रहा था कि जिस दिन यह सच सामने आ गया, उस दिन मेरी गृहस्थी का क्या होगा। करीब आधी रात का समय था। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे पति बहुत ही धीरे से बिस्तर से उठकर बाहर गए। बाहर जाने से पहले उन्होंने मुझे चेक किया कि मैं सो रही हूँ या नहीं। अगर वह नॉर्मल तरीके से उठकर जाते तो मुझे अजीब नहीं लगता, लेकिन बाहर जाने से पहले उन्होंने मुझे चेक किया कि मैं सो रही हूँ या नहीं। फिर वह गए। इससे मुझे कुछ संदेह हुआ।
उनके कमरे से बाहर जाते ही मैं भी दबे पांव उनके पीछे पीछे चल दी। वह सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहे थे। ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे बने हुए थे, जिसमें एक में मेरी मम्मी और दूसरे में ससुर जी रहते थे। मुझे लगा यह इस तरह आधी रात चोरों की तरह ससुर जी से मिलने क्यों जा रहे हैं। लेकिन आगे जो कुछ मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे पति मेरी मम्मी को गले से लगाए हुए थे। मेरी मम्मी ने मेरे पति से कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मम्मी के इतना कहते ही मेरे पति मेरी मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें उनके कमरे में ले गए। अब तो मुझे काटो तो खून ही नहीं। मैं अब तक यही समझ रही थी कि मेरी मम्मी की कोख में पलने वाले बच्चे का बाप मेरे ससुर हैं, लेकिन मैं गलत थी। मेरी मम्मी तो मेरे पति के बच्चे की माँ बनने वाली थी। यह सब देख मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरी नाक के नीचे मेरी माँ और मेरा पति मुझे धोखा दे रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो अब तक यही सोच रही थी कि मेरी माँ का चक्कर मेरे ससुर के साथ चल रहा है, लेकिन यहाँ तो मेरी माँ ने मेरी ही गृहस्थी उजाड़ डाली थी। वह मेरी सौतन बनने की तैयारी कर चुकी थी। मुझे अपनी माँ से घिन आने लगी। फिर मुझे याद आया कि कुछ महीने पहले जब माँ को हरिद्वार जाना था, तभी ऐसा संयोग बना कि मेरे पति को भी ऑफिस के काम से हरिद्वार जाना था। क्योंकि मेरा शक तो मेरे ससुर के ऊपर था, इसलिए उस वक्त तो मैं इस बात से खुश थी कि मेरे पति मेरी माँ के साथ जा रहे हैं। मुझे क्या पता था कि यह संयोग नहीं बल्कि मेरे खिलाफ साजिश थी। असल में मेरी माँ का चक्कर मेरे पति के साथ चल रहा था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन मैं अपना दर्द दिल में दबाकर चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। 2 घंटे बाद मेरे पति मम्मी के कमरे से वापस आ गए और आराम से सो गए। अब तो यह हर रोज़ का हो गया। रोज़ रात को मेरे पति चुपचाप से उठते और मम्मी के कमरे में चले जाते। यह सब मेरी बर्दाश्त के बाहर होता चला जा रहा था। फिर एक दिन मुझसे रहा ना गया और फिर मैंने अपने पति पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारा अपनी सास के साथ चक्कर है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं रो रो कर थक चुकी थी। मेरे पति मुझे ही झूठा साबित करने लगे। बोले, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि तुमने और मम्मी ने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जब मैंने यह बात कही तो मेरे पति मुझ पर चिल्लाने लगे। बोले, बताओ क्या देखा है तुमने। तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे वह चुपके चुपके आधी रात मम्मी के कमरे में उनसे मिलने जाते हैं। मैंने कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि आप मम्मी को इस घर में लाने की ज़िद क्यों कर रहे थे, जबकि मैं उनकी सगी बेटी होकर उन्हें इस घर में नहीं लाना चाहती थी। मेरी बात सुनकर मेरे पति का चेहरा उतर गया और वह तुरंत ही बिना कुछ कहे घर छोड़कर चले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर ना करूं। मैं अब अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गई थी। मुझे उस दिन पर अफसोस होने लगा था जिस दिन मैं अपनी माँ को इस घर में लेकर आई थी। मेरी माँ ने रिश्तों को तार तार कर दिया था और बड़ी बेशर्मी से मेरे सामने रह रही थी। मेरे ससुर बार बार मुझसे पूछते कि उनका बेटा कहाँ गया, तो मैंने मजबूरी में आकर उनसे झूठ कह दिया कि वह ऑफिस के किसी काम से बाहर गए हुए हैं। जब उन्होंने मेरे उदास रहने का कारण पूछा तो मैं उन्हें कुछ भी ना बता पाई। अब मेरी आंखें हर वक्त भीगी रहती थीं। मैं अपनी ज़िंदगी पर हैरान थी कि मुझे क्या देखने और सुनने को मिल रहा है। मेरा हर रिश्ते से भरोसा उठ गया था। मुझे सब धोखा और फरेब लगने लगा था। मेरी मम्मी मेरे ही घर में मेरी आंखों के सामने रह रही थी और मैं उन्हें देखकर जल भुन रही थी। मुझे अब यह सब जहर लगने लगा था। अब मुझे अपने पति की फिक्र हो रही थी। मैं बहुत गहरी सोच में डूब गई कि अगर यह मेरे पति का बच्चा नहीं है तो वह सब क्या था। मेरी माँ का और मेरे पति का एक साथ उठना बैठना, हंसी मजाक और फिर रात को टहलना, ये सब सोचकर मेरा तो सर दर्द होने लगा। मैं जितना ही यह सब सोचती उतना ही यह मामला उलझ रहा था। अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक तो मैंने अपने पति पर इल्ज़ाम लगाए थे और दूसरा वह घर छोड़कर चले गए। ऐसे करते करते कुछ महीने गुजर गए। मेरी माँ हर दिन मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं
उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मेरी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे सामने मेरे ससुर, मेरे पति खड़े हैं और मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी। मेरी माँ ने जैसे ही मुझे पानी पिलाने की कोशिश की, मैंने गिलास फेंक दिया। मैंने कहा, दूर हो जाइए मेरी नज़रों से, मुझे आपसे नफ़रत है। आप तो डायन से भी गई गुजरी निकली। वह कम से कम अपना घर तो छोड़ देती है, लेकिन आपने तो अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया। आपके जैसी औरत को तो डूबकर मर जाना चाहिए। मेरे इतना कहते ही मेरे पति मुझ पर चिल्लाने लगे। वह बोले कि पूरा सच जाने बिना तुम कुछ भी बकवास किए चली जा रही हो। मैंने कहा, आप तो चुप ही रहिए, आप भी कोई कम नहीं हैं। आप भी इस घिनौनी करतूत में पूरी तरह से शामिल हैं, इसीलिए मेरी मम्मी की वकालत कर रहे हैं। तभी मेरे ससुर बोले, पहले पूरी बात तो सुनो। मैंने कहा, क्या आप पूरी बात जानते हैं? आपको पता है इस घर में क्या क्या गुल खिलाए जा रहे थे? मेरी मम्मी आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हैं और यह इतनी बेशर्म है कि अभी तक इस घर में रह रही है। मेरे इतना कहते ही मेरे पति मुझ पर बुरी तरह से चिल्ला उठे और बोले कि अब एक भी शब्द तुम मम्मी के खिलाफ नहीं बोलोगी। उसके बाद वह बाहर से मेरे ससुर की उम्र के एक आदमी को लेकर आए। मेरे पति ने कहा, तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारी माँ के पेट में जो बच्चा है उसका बाप कौन है? तो सुनो, उस बच्चे के बाप यह हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसके बाद मेरी मम्मी बोली, बेटा, तुम्हारे पापा बहुत जालिम थे। वह दुनिया के सामने तो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे, लेकिन कमरे के अंदर मेरे साथ जानवरों के जैसा व्यवहार करते थे। जब तुम्हारे पिता का देहांत हुआ तो मुझे कुछ खास दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया जो मुझे उनके दूर जाने का गम होता। ये जो शख्स जिसे तुम देख रही हो, ये मेरे कॉलेज टाइम के दोस्त थे और हम दोनों लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरे पापा को लव मैरिज मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमारी शादी नहीं होने दी और मेरी शादी तुम्हारे पापा से करवा दी। कुछ महीना पहले जब मैं समधी जी के साथ बाहर गई थी, तभी मेरी इनसे मुलाकात हो गई और मुझे पता चला कि ये आज भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने कभी शादी ही नहीं की। उम्र के इस पड़ाव पर मैं भी अकेली थी और ये भी। इन्होंने मेरे सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसे पहले तो मैंने ठुकरा दिया, लेकिन जब यह आए दिन मुझसे मिलने लगे तो मेरे दिल में उनके लिए दबा हुआ प्यार फिर से जाग उठा। जब मैंने हरिद्वार जाने की जिद की थी, वह उनके लिए ही की थी। यह हरिद्वार में किसी काम से गए हुए थे और इस वक्त इनका जन्मदिन पड़ा था और इन्होंने मुझे कसम दी थी कि मुझे इनसे उनके जन्मदिन पर मिलने आना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पति बोले कि और जब मैं सासू माँ को वहाँ लेकर गया तो उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मुझे इस रिश्ते में कोई बुराई नज़र नहीं आई। हर इंसान को अपना जीवन जीने के लिए एक साथी की ज़रूरत होती है और यह ज़रूरी तो नहीं कि साथी की ज़रूरत सिर्फ जवानी में ही हो, बुढ़ापे में भी तो कोई साथ होना चाहिए। और फिर अंकल ने तो सासू माँ का कितने सालों इंतज़ार किया, इससे उनका सच्चा प्यार झलकता है। ऐसा सच्चा प्यार बहुत नसीब से मिलता है। इसीलिए मैंने सासू माँ को समझाया कि आप दोबारा से शादी कर लें, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम तुम्हें यह सब कैसे बताएं। और फिर इसी बीच जब सासू माँ प्रेग्नेंट हो गईं तो उन्होंने मुझे रात में चुपके से बुलाकर यह सब बताया और उस वक्त तुमने हमें साथ में देख लिया और गलत समझ लिया। मैंने कहा कि आप हर रोज़ मम्मी के कमरे में आधी रात को क्यों जाते थे? तो मेरे पति बोले, क्योंकि दिन में मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता था और अंकल रात में ही सासू माँ से मिलने आते थे और हम तीनों बैठकर यह प्लान बना रहे थे कि आखिर कैसे इस बात को तुम्हारे सामने रखा जाए। लेकिन हमें क्या पता था कि तुम तो हम पर ही शक कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी।
तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं और सासू माँ। यह कहते कहते मेरे पति रुक गए। अब तो मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बहू, गलती इंसान से ही होती है और शक ऐसी चीज़ है जो अच्छों को ख़त्म कर देता है। मैंने अपने पति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मेरे पति ने मुझे माफ़ भी कर दिया। सच में मेरे पति का दिल बहुत बड़ा था, वरना ऐसा इल्ज़ाम तो कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने अपनी माँ से भी माफ़ी मांगी कि मैं एक तो उन पर घटिया इल्ज़ाम लगा रही थी, दूसरा मैंने उनकी बात भी नहीं सुनी। फिर हमने मिलकर अपनी माँ की दोबारा शादी करवा दी। मेरी मम्मी दोबारा से अपने प्यार के साथ गृहस्थी बसाकर बहुत खुश थीं। मैं अब भी बहुत शर्मिंदा था, इसीलिए मैंने अपने पति से दोबारा माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। मैं यही सोच रही थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला जो न सिर्फ मेरा ख्याल रखता है बल्कि मेरी मम्मी का भी कितना ख्याल रखा और उनके प्यार को भी समझा। आधा सच जाने बगैर अक्सर हम अपनी चीज़ें खराब कर लेते हैं, इसीलिए जब तक हमें पूरी सच्चाई ना पता चल जाए तब तक हमें कोई बात ना तो कहनी चाहिए और ना ही कोई ठोस फैसला लेना चाहिए। अब मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगी थी और 1 साल के बाद मैं भी एक प्यारी सी गुड़िया की माँ बन गई थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी हम आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाते रहें। थैंक यू।